हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्या ब्लैक बुक 100% वोकैब को कवर करती है और एसएससी को टारगेट करते हुए क्या ये रिलेवेंट बुक है या फिर इसमें अननेसेसरी ज़्यादा वोकैब दी हुई है, और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ना है आपको और किस तरीके से कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, कौन से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है बुक को। सबसे पहले तो ये कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसमें जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं या नहीं है। तो देखो, ये जो ब्लैक बुक है निखिल गुप्ता सर की, आपको दिख रही होगी, ये इसमें हमारा वोकैब कवर होता है। वोकैब का जो भी पोर्शन हमारा एसएससी के एग्जामिनेशन में आता है, हमारा वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेज हैं, हमारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और स्पेलिंग्स एरर्स वाले सारे के सारी जो इन होल जो टोटल हमारी वोकैब होती है एसएससी एग्जामिनेशन की, वो सारी इस बुक में अच्छे से इन्होंने कवर की है। तो हाँ, जो 100% वोकैब है ना, वो इसमें कवर की गई है, तो इट मीन्स ये बुक तो रिलेवेंट है। अब जैसे कि आपने देखा है, जैसे इस वाली बुक के बाहर लिखा हुआ है 10,000 प्लस लिखा हुआ है, और अभी जो आपको अपडेटेड वर्जन अगर आप मार्केट में जाते हो तो उसके बाहर आपको 12,000 प्लस लिखा हुआ दिखेगा। तो इट मीन्स आपको 10,000 या 12,000 वर्ड्स को पढ़ना है। 12,000 वर्ड्स तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि इतना इजीली आप पढ़ सकते हो, इतना इजीली आप मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स क्योंकि इसमें क्या होता है कि वोकैब में तो सिंपल आपको लर्न करना होता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। तो इतना तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना एक एसएससी कैंडिडेट को, अगर वो 12,000 वर्ड जो है अगर वो इस तरीके से याद करेगा एक एक वर्ड को, तो वो तो बहुत इम्पॉसिबल है कि वो इतना टारगेट करते हुए चले और उसके बाद जीके वाला पोर्शन भी पढ़े, जिसको उसे याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीके तो अलग से अपना पोर्शन लेके आती है, उतना ही वेटेज के साथ आती है जितने वेटेज के साथ इंग्लिश आती है। तो फिर किस तरीके से पढ़ना और कितना रिलेवेंट है इससे पढ़ना। तो सबसे पहले तो देखो, हमें पता है कि ये अच्छी बुक है, तो पढ़ना तो अच्छा है कि अगर आप इसको लेके चलते हो एसएससी की इंग्लिश की वोकैब को टारगेट करते हुए, तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना वर्ड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मान के चलो इसके 5 या 6,000 जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि आप 100% मार्क्स स्कोर करो वोकैब को टारगेट करते हुए, अगर आप चाहते हो कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने मार्क्स लेके आओ, तो मान के चलो कि मिनिमम आपको 5,000 से 6,000 वर्ड्स को करना पड़ेगा। अगर आप 5,000 वर्ड्स को हम टारगेट करते हुए चलते हैं कि 5,000 वर्ड्स को आपको पता होने चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है, 5,000 वर्ड्स को आपको फैमिलियर होना है। तो अब बात आती है कि इसमें कौन से सेक्शंस को पहले पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें इडियम फ्रेज है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, स्पेलिंग एरर्स भी हैं। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, सबसे स्टार्ट कैसे करना है। तो हमें इसमें आपने देखा होगा, इसमें सेक्शंस वाइज हमें वोकैब मिलती है। तो सबसे पहले कौन से सेक्शन को पढ़ना है, उसके बाद कौन से सेक्शन को पढ़ना है, फिर कौन से सेक्शन को आपको कवर करना है। सबसे पहले आपको कवर करना है A1 सेक्शन जो है, जिसमें हमारा इडियम फ्रेज है। सबसे पहला A1 सेक्शन में आप देखोगे कि इडियम फ्रेज हैं और अप्रॉक्स आई थिंक 1400 हैं, 1400 या 1500 का एवरेज है जो वर्ड्स हैं। तो इतने आपको सबसे पहले A1 सेक्शन को आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे B1 पर, जिसमें हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। इडियम फ्रेज के बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, और आपको उसके बाद क्या करना है, पहले आप इन दोनों को कंप्लीट करोगे। पहले आप इडियम फ्रेज को, फिर वन वर्ड को कंप्लीट करते हो। उसके बाद आप सिनोनियम पे आओगे, जो हमारा C2 में है। C2 में आपको सिनोनियम्स हैं और C6 में आपके एंटोनियम्स हैं। C2 में जो हमारे सिनोनियम्स हैं वो भी 1500 अप्रॉक्स हैं, और C6 में जो हमारे एंटोनियम्स हैं वो भी 1500 अप्रॉक्स, 1400 या 1500 हैं उसमें। इतना पोर्शन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है और वन बाय वन करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इडियम फ्रेज करना है, नेक्स्ट वन वर्ड करना है, फिर सिनोनियम्स करने हैं, और सबसे लास्ट में आपको एंटोनियम्स के साथ फैमिलियर होना है। अब आपको आता है कि इनको आपको याद कैसे करना है, कि ऐसे कैसे मेमोराइज करें, कि ऐसा तो है नहीं कि आप डेली 100 वर्ड्स याद कर लोगे, तो वो तो देखो इम्पॉसिबल है। तो मतलब वे ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए वो कैब को लेके। सबसे पहले तो आपको देखो, एक तो दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो होता है कि वो 20 वर्ड्स जो है वो डेली याद कर लेते हैं प्रॉपर। तो
एक तो उस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दूसरे होते हैं जिनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है कि वो मेमोराइज नहीं कर पाते इतने अच्छे से। तो मैं दोनों के लिए बता देती हूँ। अगर आप ऐसे हो कि आप वर्ड्स को याद कर लिख लिख के आप याद कर लेते हो, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम ना 25 से ज़्यादा मत लेके चलना। आप जब आप रेगुलर बेसिस पे चलते हो तो आप मिनिमम 25 मतलब मैक्सिमम 25 से ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, बट वो प्रीवियस क्या होता है कि वो एकदम ब्लैंक आउट होता चला जाता है, हम भूल जाते हैं सारे के सारे। और उसमें भी आपको करना क्या है, जैसे आज 25 आपने याद किए, कल फिर आप 25 याद कर रहे हो, तो जब आप कल याद करोगे ना तो लास्ट डे के जो 25 थे पहले उनको रिवीजन पे डालो, फिर नेक्स्ट 25 को करो। फिर जब नेक्स्ट डे थर्ड डे आप 25 अपने याद करते हो ना तो उनको एक बार सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लो जो लास्ट 2 डेज के थे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब सेकंड स्टूडेंट आते हैं कि जिनको मैम हम बिल्कुल याद ही नहीं कर पाते, अब हम कैसे करें कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं रहते वर्ड्स। उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आप ना रीडिंग लगाना स्टार्ट करो। आप क्या करो कि डेली 40 या 50 वर्ड्स की रीडिंग लगाओ, सिर्फ आप रीडिंग लगाओ। नेक्स्ट डे आप फिर से नेक्स्ट 50 वर्ड्स की रीडिंग लगाओ। तो उससे पहले आप लास्ट डे जो आपने 50 वर्ड्स की रीडिंग लगाई थी ना, आप उनको अच्छे से करो, मतलब उनको आप फिर से रीडिंग लगाओ। फिर आप ना एक चीज़ आप खुद से देखोगे, जब आप लास्ट डे की रीडिंग लगाओगे ना वो कैब की, तो उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको एकदम से देख के पता चलेगा हाँ इसका मीनिंग ये था, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा पता नहीं इसका क्या था, या बिल्कुल एकदम न्यू लगेंगे, तो उनको ना टिक मार्क करते हुए चलो जो एकदम ही आपको न्यू और डिफिकल्ट लगते हैं कि ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि पता नहीं क्या था। इस तरीके से पेंसिल से आप उनको टिक करते हुए चलो। फिर थर्ड डे फिर उसी तरीके से आपको मतलब प्रीवियस का रीडिंग लगाना है और लास्ट का भी रीडिंग लगाना है, और इसी तरीके से टिक करते हुए चलना है कि हाँ ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है तो इसको टिक कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको जब, क्योंकि देखो रीडिंग लगाओगे तो ज़्यादा वर्ड्स की लगाओगे, डेली 50 की लगा रहे हो, नेक्स्ट 50 की लगा रहे हो, तो आपका जो वोकैब वाला पोर्शन है वो जल्दी खत्म होगा। तो आपको जो रीडिंग लगा रहे हैं ना, सिर्फ जो बिल्कुल याद नहीं कर पाते, उनको क्या करना है कि वोकैब को ना एक बार जैसे खत्म हुई, नेक्स्ट फिर से रिवीजन पे डालना है। इस तरीके से आपको कम से कम बुक को 2-3 बार रिवाइज करना है, और जो मैंने सेक्शंस बोले हैं उन्हीं सेक्शंस को सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। ईडियम फ्रेज का, वन वर्ड का, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का। आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे आप रिवीजन करते जाओगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्ड्स आप देखोगे तो कि हाँ इसको मैंने पढ़ा हुआ है, इसका मीनिंग ये है। और बाकी के जो डिफिकल्ट होते हैं वो उस पर आपने टिक किया हुआ है, तो उन पे तो एकदम से आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसका मीनिंग ये था और ये मुझे याद नहीं था, तो उसको आप और अच्छे से ध्यान से देखोगे। इस तरीके से आप थर्ड टाइम देखोगे, जब फोर्थ टाइम देखोगे तो उनका आपको याद रहेगा। इवन जब एग्जाम टाइम होता है तो उस टाइम आपको टिक करने से आपको याद रहेगा कि ये वर्ड्स मुझे याद नहीं रहते, तो उनको आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। जस्ट एग्जाम से पहले जब आपको रिवीजन पे डालना है तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं कि ये मुझे याद नहीं थे, तो वो देखते ही आपको टिक मार्क देख के आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि मैम हमने जैसे रिवाइज कर लिया और आपने रिवीजन पे डाल दिया, आपको पता है कि इस तरीके से करना है, सबसे ज़्यादा आपने जैसे ये कवर कर लिया सारा का सारा, आपने जो कि इसमें रिलेवेंट है ये सारी चीज़ें, हाँ 4 से लेके 5000 वर्ड्स इसमें रिलेवेंट हैं, क्योंकि देखो इसमें 1-2 हज़ार तो वही हैं जो प्रीवियस ईयर है, और कॉमन जो हर किसी बुक में मिलेंगे कम से कम 2-2.5 हज़ार वर्ड्स तो वो हैं जो, अगर मैं आपने 5000 पढ़ लिए मान लो, 5000 में से 2.5 हज़ार तो वो है जो हर एक बुक में है। आप कोई भी बुक उठाते हो इंग्लिश की, हर एक बुक की जो भी है, वो एमपी पब्लिकेशन हो, इवन वो नीतू मैम की हो, वो एसपी बख्शी हो, प्रीवियस ईयर कुछ डेटा जो है वो 2-2.5 हज़ार का हर किसी में कॉमन है, तो वो तो आपका रिवाइज हो ही जाता है। उसके बाद जो आपने नए 2.5 हज़ार पढ़े हैं वो आपको और हेल्पफुल रहेंगे, ताकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। अब इसमें सबसे लास्ट में होता है कि मैम फ्रेजल वर्ब बचती हैं। आपने जैसे 4 सेक्शन आपने कवर किए, अगर आपने ये रिवाइज कर लिए उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब पे जाना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को याद करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू हम वन वर्ड ईडियम फ्रेज हम देखते हैं। तो और ऊपर से क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब आती भी कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आती हैं। तो एक बार रीडिंग लगा सकते हो फ्रेजल वर्ब की सबसे लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचता है इतना कि आपने ये चारों सेक्शन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब को एक रीडिंग लगा के जाओ, एटलीस्ट 100 अप्रॉक्स या 200 अप्रॉक्स को आप सिर्फ रीडिंग लगा के जाओ, कि अगर एग्जाम में कुछ आ जाए तो आप उसको रिलेट कर पाओ कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, और तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
आपको इंग्लिश को लेके अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया हुआ है। और आपकी फीडबैक जो भी होती है कि मैम मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।